थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल। तो बिजनेस साइकिल से मतलब क्या है? तो इसके अंदर बिजनेस साइकिल क्या होता है, जब हमारे प्राइस बहुत ज़्यादा राइज हो जाते हैं और एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है, और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब हमारा प्राइस बहुत कम हो जाता है और एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब उस प्रोसेस को, उस साइकिल को ही बिजनेस साइकिल कहते हैं। बट ये प्रोसेस ऐसे नहीं है कि ये अभी आ रहा है, ये होने में 10 ईयर्स लग जाते हैं, बहुत टाइम बाद होता है ऐसा कि ये अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, ये ट्रेड में आते हैं अप एंड डाउन्स। जहाँ पे एक साइड क्या है, गुड ट्रेड कब माना जाता है, जब प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं और एम्प्लॉयमेंट बहुत कम। और बैड ट्रेड कब माना जाएगा, जब प्राइस कम होंगे और हाई एम्प्लॉयमेंट होगी। देन फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, मतलब बिजनेस साइकिल में किस तरह से बिजनेस साइकिल चलता है। तो इसके 4 पॉइंट्स है: एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, टफ। तो पहले एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन का मतलब है कि प्राइसेस हाई है, लो एम्प्लॉयमेंट है, सब कुछ हाई है, नेशनल इनकम हाई है, इनकम हाई है, आउटपुट हाई है। तो ये इसको बूम भी कह सकते हैं, अपस्विंग भी कह सकते हैं, प्रोस्पेरिटी भी कह सकते हैं। देन आ जाता है हमारा पीक, जब अपर टर्निंग पॉइंट, यहाँ पे हम टर्न कर रहे हैं, अब और कोई चांसेस नहीं रह जाते, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है और बढ़ ही नहीं सकता इस लेवल से, तब वो वापस नीचे आने लग जाता है, स्लो डाउन होने लग जाता है, जिससे अपर टर्निंग पॉइंट कहते हैं। जब वो इतना स्लो हो जाता है कि मतलब प्राइस बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं और हाई एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाती है, जिससे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इसे डाउन स्विंग भी कह सकते हैं, रिसेशन, डिप्रेशन। देन टफ, ये लोअर टर्निंग पॉइंट है, मतलब अब बहुत नीचे लेवल पे आगे वापस इकोनॉमी रिकवर करने लग रही है, तो उसे लोअर टर्निंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो हम अब करते हैं थ्योरीज बिजनेस साइकिल की। तो फर्स्ट थ्योरी है सनस्पॉट थ्योरी। तो वैसे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे ही आपको बेसिक्स क्लियर करने के लिए मैंने बनाई है सनस्पॉट थ्योरी। तो ये सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी है, ये स्टैनले जिवॉन्स ने दी थी। सनस्पॉट का मतलब है जो भी सन की सरफेस पे जो भी तूफान वगैरह आता था, वायलेंट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता था, उसकी वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर पे इफेक्ट पड़ता था। जब वेदर पे इफेक्ट पड़ता था, उससे एग्रीकल्चर पे ही इफेक्ट पड़ता था, क्योंकि जो पुरानी इकोनॉमी थी, ओल्ड इकोनॉमी थी, वहाँ पे सारा ट्रेड एग्रीकल्चर के थ्रू होता था, एग्रीकल्चर पे डिपेंड था। तब जब सन पे इफेक्ट पड़ता था तो वो अर्थ पे इफेक्ट डालता था। तो जब अर्थ की वेदर पे इफेक्ट पड़ता था तो एग्रीकल्चर पे इफेक्ट पड़ता था। जब एग्रीकल्चर पे इफेक्ट पड़ता था तो उसकी डिमांड बढ़ती थी, जिससे इंडस्ट्री पे इफेक्ट पड़ता था। तो ये सनस्पॉट थ्योरी, ये फर्स्ट थ्योरी थी बिजनेस साइकिल की। देन सेकंड आ जाती है हार्वेट्री मॉनेटरी थ्योरी। मॉनेटरी थ्योरी, मॉनेटरी से इंडिकेट हो रहा है, मनी से रिलेटेड है। तो ये हार्वेट्री ने दी थी, तो ये इकोनॉमी गोल्ड स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। जब गोल्ड स्टैंडर्ड चल रहा था ना इकोनॉमी में, तब की ये थ्योरी है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था, जब हमारी मनी सप्लाई बहुत ग्रेटर थी, जब हमारी मनी सप्लाई बढ़ जाती है तो उससे क्या होगा, क्रेडिट एक्सपेंशन होगा, लोगों को क्रेडिट मिलेगा, उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, लोग इन्वेस्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। जब इन्वेस्टमेंट होगी, एम्प्लॉयमेंट होगी, तो कंज्यूमर स्पेंड भी ज़्यादा करेंगे, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स खरीदे, चाहे वो फॉरेन गुड्स खरीदे। जब वो फॉरेन गुड्स खरीदते हैं तो इम्पोर्ट बढ़ जाते हैं, एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं, तो हमारा जो इनकम है वो आउटफ्लो होने लग जाता है, वो बाहर जाने लग जाता है, जिससे बीओपी डेफिशिएट आ जाता है, जिससे मनी सप्लाई फिर से रिड्यूस हो जाती है। तो ये प्रोसेस ऐसे चलता रहता है, जिसको बिजनेस साइकिल कहते हैं। ये इसकी वर्डिंग में था, हार्वेट्रीज मॉनेटरीज थ्योरीज के अकॉर्डिंग। देन थर्ड आ जाती है अंडर कंजप्शन थ्योरी। अंडर कंजप्शन, कंजप्शन मीन्स जो हम कंज्यूम करें वो अंडर कंजप्शन हो जाए। तो ये भी, ही प्रिडिक्टेड दैट कैपिटलिज्म वुड मूव पीरियोडिकली थ्रू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या बात कर रहे हैं कि जो कैपिटलिज्म की वजह से एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन आता है, ये किसने दी थी, मार्क्स, कार्ल मार्क्स ने दी थी। उसने क्या कहा था, बिजनेस साइकिल आने के क्या रीज़न है, क्या रीज़न है कि ज़्यादा इनकम इनइक्वालिटी आ जाती थी। क्यों आती थी इनकम इनइक्वालिटी, क्योंकि कैपिटलिज्म के अंदर क्या था कि ज़्यादा कुछ फ्यू के हाथों में ज़्यादा पावर थी और बाकी वर्कर्स थे, तो इससे इनइक्वालिटीज आती थी, जिससे बिजनेस साइकिल का वो चलता था सर्कल। जैसे एज ए रिजल्ट पुअर वर्कर्स के पास इनकम नहीं बचती थी, वो गुड्स परचेज नहीं कर पाते थे, तो जिसकी वजह से अंडर कंजप्शन या ओवर प्रोडक्शन हो जाता था। ये अंडर कंजप्शन की थ्योरी थी, कार्ल मार्क्स ने दी थी।
देन नेक्स्ट आ देते हैं हाइक्स मॉनेटरी वर्जन ऑफ ओवर इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, ये भी मॉनेटरी फोर्स वाली ही है, जो विच कॉज फ्लक्चुएशन, जो हमारी इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन लेके आता है। वो कहता है जब लोअर डिमांड फॉर बैंक क्रेडिट, जब बैंक क्रेडिट की डिमांड कम होती है तो उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। अब लोग डिमांड ही नहीं कर रहे पैसों की, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ही होगा, जिससे क्या होगा, लोग और इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैपिटल गुड्स पे लगाएंगे, इससे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इससे एक्सपेंशन की कंडीशन आ जाती है इकोनॉमी में। जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है, इससे क्या होता है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, फिर इससे कंजप्शन बढ़ जाता है। तो ये ही केन्जियन ने ऑलमोस्ट सब में यही आ रहा है, मैक्रो में कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो इन्वेस्टमेंट और बढ़ गई, इनकम बढ़ गई, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, कंजप्शन बढ़ गया। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। तो डिमांड कम होने से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से इन्वेस्टमेंट बढ़ी, जिससे इनकम बढ़ गई और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई। तो देन आता है विक्शेल की। तो ये दो थ्योरी ओवर इन्वेस्टमेंट की, वो मॉनेटरी टाइप थी, ये नॉन मॉनेटरी टाइप है। इसके अंदर क्या है, साइक्लिक फ्लक्चुएशन का रीजन क्या है, न्यू इनोवेशन। उसमें क्या था, इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट में इफेक्ट पड़ने से इन्वेस्टमेंट करते थे कैपिटल गुड्स पे तो हो जाता था। इसमें था कि हम न्यू इनोवेशन ला रहे हैं या कोई मार्केट न्यू लेके आ रहे हैं, तो जिससे हमारी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाती थी और कॉस्ट भी कम हो जाती थी, क्योंकि इनोवेशन लाएंगे कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी और डिमांड राइज हो जाएगी। जब इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंशन आ जाएगा, इससे क्या होगा, बैंक क्रेडिट भी बढ़ जाएगा, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी, फिर से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगी। देयर इज अवर, तो ये हमारी ओवर इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो नेक्स्ट है केन्जियन। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है, वो तो ठीक है, वो लाइटली तुम पता होना चाहिए, बट ये इंपॉर्टेंट है केन्जियन थ्योरी ऑफ बिजनेस। मतलब कि ये इंपॉर्टेंट कैसे है, क्योंकि आने वाली जितनी भी थ्योरीज है बिजनेस साइकिल की, वो पीछे वाले से रिलेटेड ही होती है। अगर हमें पीछे वाली थ्योरीज थोड़ी सी पता होगा तो आगे वाली थ्योरीज इजीली समझ आ जाएगी। इसीलिए मैंने डाल ली है केन्जियन थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल। तो ये केन्स ने दी थी, सेल्फ जनरेटिंग है। इसके अंदर क्या है, केन्स क्या कहता है, एग्रीगेट डिमांड है। तो बाकियों में पहले क्या था, इन्वेस्टमेंट था या एग्रीकल्चर था, वेदर था। अब केन्जियन क्या कहता है, एग्रीगेट डिमांड था, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में फ्लक्चुएशन लेके आ रहा है। एग्रीगेट डिमांड किस पे डिपेंड करती है, हमारी कंजप्शन पे या इन्वेस्टमेंट पे, ये तो पता ही है हमें। तो जो एग्रीगेट डिमांड है कंजप्शन पे डिपेंड करती है, कंजप्शन एमपीसी पे डिपेंड करती है। बट जो एमपीसी है वो लेस और मोर स्टेबल रहती है शॉर्ट रन में, जिसकी वजह से कोई फ्लक्चुएशन नहीं आता, कोई बिजनेस साइकिल नहीं चलता। और केन्जियन ने क्या बताया, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट डिमांड है जिसकी वजह से फ्लक्चुएशन आती है इकोनॉमी में और बिजनेस साइकिल चलता है। तो वो पहले बात करते हैं इकोनॉमिक एक्सपेंशन में चल रहा है। तब जब इकोनॉमिक एक्सपेंशन चल ही रहा है तो दो फैक्टर वर्क करते हैं जिससे कि हमारी इन्वेस्टमेंट फॉल हो जाती है। एक तो फॉल इन MEC यानी मार्जिनल एफिशिएंसी MEC, एंड बी द राइजिंग इंटरेस्ट रेट, जिसकी वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट डिमांड फॉल हो जाती है। तो सबसे पहले क्या था, डिमांड फॉर कैपिटल गुड बढ़ी, ठीक है, कैपिटल गुड्स की डिमांड बढ़ी जिससे प्राइजेस बढ़ गया, क्योंकि सप्लाई नहीं थी। जब प्राइजेस बढ़ा तो हमारी कॉस्ट बढ़ गई, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है तो इन्वेस्टमेंट करने की कॉस्ट भी बढ़ गई, जिससे MEC कम हो गई। वो MEC का मतलब हमें जो रिटर्न मिलेगा कैपिटल पे वो कम मिलेगा। देन सेकंड केस में जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड फॉर मनी भी बढ़ जाती है, जिससे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है और इन्वेस्टमेंट फिर डाउन हो जाती है। ये तो पता है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट डाउन चली जाती है। तो ये इन्वर्स रिलेशन था, जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ती है तब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। बट जब डिमांड फॉर मनी बढ़ती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट फॉल हो जाती है, फॉल करने लगती है। तो टर्निंग पॉइंट कब आता है एक्सपेंशन से कॉन्ट्रैक्शन में, जब MEC में कोलैप्स आ जाता है, सडन, मतलब सडन कम हो जाती है MEC। जब MEC कम होती है तो हमारी इन्वेस्टमेंट डिमांड शिफ्ट हो जाती है लेफ्ट में। तो दूसरा फैक्टर क्या बताता है केन्जियन, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर कैसे वर्क करता है, वो कहता है जब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज होता है उससे हमारी इनकम डिक्रीज होगी, देन कंजप्शन कम होगा। जब कंजप्शन कम होगा तो उससे और कम इनकम कम हो जाएगी। जब जैसी इनकम में कम और कम होती जाएगी उससे डिप्रेशन और डिपन होता रहेगा। तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसी डिप्रेशन से वापस जब एक्सपेंशन में आता है तो सारा अपोजिट हो जाता है। तो जब ड्यूरिंग डिप्रेशन में क्या हो जाता है, इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो जाती है,
कैपिटल स्टॉक भी वियर आउट हो जाते हैं, जिससे रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जब हम डिप्रेशन से टर्निंग पॉइंट आ जाता है, टफ स्टार्ट हो जाता है, तो डिमांड क्या आती है, इन्वेस्टमेंट को रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि वेजेस एंड प्राइजेस सफिशिएंट नहीं है इसको फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ता है, रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो ये केंद्रन की थ्योरी थी, ये मेन एमबीसी से रिलेटेड है और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। देन आ जाती है सैमुअल्सन मॉडल ऑफ बिजनेस साइकिल। ये वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सैमुअल्सन थ्योरी क्या है, ये शो क्या करती है, इंटरेक्शन, मल्टीप्लाई और एक्सेलरेटर। तो इसने दो फैक्टर्स बता दिए, मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर, जिसकी वजह से साइक्लिक फ्लक्चुएशन आती है। केन्जन ने ओनली इन्वेस्टमेंट बताया था, मल्टीप्लायर बताया था। सैमुअल्सन ने क्या बताया, मल्टीप्लायर प्लस एक्सेलरेटर। वो कहता है कि जो मल्टीप्लायर है वो अकेला साइक्लिक और कम्युलेटिव इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन नहीं ला सकता। केन्जन ने कहा था, ये उसने केन्जन ने क्यूमुलेटिव फैक्टर नहीं बताया। क्यूमुलेटिव फैक्टर क्या होता है, दोनों अप स्विंग भी डाउन स्विंग भी। अगर एक बार इकोनॉमी राइज करने लगती है या फॉल होने लगती है तो उससे मोमेंटम आ जाती है इकोनॉमी में, और टाइम के साथ वो अपने आप हील हो जाती है। तो वो होता है कॉमुलेटिव फैक्टर, जो कि केन्स ने नहीं एक्सप्लेन किया, ये सैमुअल्सन ने एक्सप्लेन किया था अच्छे से। देन जैसे कि एग्जांपल, ये केन्जियन ने एग्जांपल ली थी कि इन्वेस्टमेंट सपोज राइज हो रही है, 100 रुपीज़ से हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई हमारा 4 है, तो नेशनल इनकम कितने से इंक्रीज हो रही है, 400 से। तो वो केन्जियन क्या कहते हैं कि इकोनॉमी है वो रीच कर जाएगी स्टेबल इक्विलिब्रियम पे, न्यू स्टेबल इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगी। बट रियल लाइफ में क्या होता है, जब इनकम बढ़ती है इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है, जिसकी विल हैव फर्दर रिप्लिकेशन इन द इकोनॉमी, इससे और इकोनॉमी में रिपल्केशन आ जाती है। तो ये रिएक्शन कौन डिस्क्राइब करता है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेटर। जब वो ये कह रहा है ना, केन्स कह रहा है न्यू इक्विलिब्रियम आ जाता है 400, मतलब नेशनल इनकम 400 पे स्टेबल हो जाती है, बट रियल में ऐसा नहीं होता, वो फिर से डाउन आती है। तो वो कौन बताएगा, वो एक्सेलरेटर ही बताता है, एक्सेलरेटर प्रिंसिपल बताता है। तो अकॉर्डिंग टू सैमुअल्सन के अकॉर्डिंग क्या है, ऑटोनोमियस इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब कि ऑटोनोमियस इंक्रीज आया है इन्वेस्टमेंट में, जिससे इनकम में राइज हुआ है। इनकम में राइज होने का क्या रीज़न था, मल्टीप्लायर था, मल्टीप्लायर था, इंक्रीज इन इनकम, इनकम फर्दर इंड्यूस द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। जब इनकम बढ़ती है उससे इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और बढ़ती है, वो एक्सेलरेशन इफेक्ट होता है। जब इनकम बढ़ती है तो उससे एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती है। तो सीधा सीधा ये कि जब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है जिससे इनकम इंक्रीज होती है मल्टीप्लायर के थ्रू, फिर जब इनकम इंक्रीज होती है तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है, ठीक है, वो इनकम से रिलेटेड होती है। जब इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये कंबाइनिंग एक्सेलरेटर और केन्जियन का मल्टीप्लायर का था। देन आ जाता है मेन कोज इंस्टेबिलिटी, क्या था, फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट। तो ये इन्वेस्टमेंट ही है जिसकी वजह से बिजनेस साइकिल आता है या फ्लक्चुएशन आती रहती है। दिस इंस्टेबिलिटी ये फर्दर, ये कहते हैं कि जब मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर दोनों वर्क करते हैं तब और ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आ जाती है, फर्दर इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर। वो कहते हैं जब एग्रीगेट डिमांड में चेंज आता है तो उससे मल्टीप्लायर इफेक्ट्स में चेंज आता है, और मल्टीप्लायर किस पे डिपेंड करती है, एमपीसी से, ठीक है। देन व्हेन ड्यू टू मल्टीप्लायर इफेक्ट, जब मल्टीप्लायर से इनकम, कंजप्शन, आउटपुट इंक्रीज होता है तो इन्वेस्टमेंट भी चेंज हो जाती है। तो इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करती है, कैपिटल आउटपुट रेशियो से, विच गिव राइज टू बिजनेस साइकिल। तो इस वे में वो साइकिल चलने लग जाता है। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाती है, वाई टी इज इक्वल टू सी ए प्लस सी वाई टी माइनस 1 प्लस आई ए। तो वाई टी हमारी इनकम है, सी कंजप्शन है, तो ये प्रीवियस ईयर के, देन इन्वेस्टमेंट है, तो मेन आ जाती है इनकम इज इक्वल टू सी ए प्लस सी वाई प्लस आई। तो ये इक्वेशन हमें क्या बताती है, ये पाथ बताती है डिसइक्विलिब्रियम का जो सिस्टम फॉलो करता है, जिससे या तो इकोनॉमी फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच जाती है या फिर अवे हो जाती है इससे। तो मेन सैमुअल्सन ने ये पाथ ही बताया है, अच्छे से डिस्क्राइब किया है। उन्होंने पाथ वगैरह कुछ नहीं बताया कि कैसे जाएगी, अप एंड डाउन कैसे आ रहे केन्जियन ने, और बाकी जितनी भी थ्योरीज आए उन्होंने कुछ नहीं बताया। बट ये सैमुअल्सन था, ये कहता है डिसइक्विलिब्रियम आता है तो उससे या तो इकोनॉमी फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच जाती है या उससे दूर हो जाती है। तो ये या तो न्यू इक्विलिब्रियम में पहुंचेगी या अलग दूर जाएगी, तो वो किस पे डिपेंड करती है, एमपीसी और वी पे। वी मतलब कैपिटल आउटपुट रेशियो पे, जिसको हम एक्सेलरेशन प्रिंसिपल भी कहते हैं, इंटरेक्शन ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर, ठीक है।
देन आ जाता है सैमुअल्सन ने डिस्क्राइब किए थे डिफरेंट पाथ्स जो इकोनॉमी फॉलो करती है। तो सबसे पहला आ जाता है रीज़न ए। तो रीज़न ए में क्या था, जब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में चेंज आता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में चेंज आता है तो जीएनपी चेंज होती है और इनकम मूव होती है, या तो अपवर्ड जाएगी या डाउनवर्ड, ये डिक्रीजिंग रेट पे जाएगी और फाइनली रीच करती है न्यू इक्विलिब्रियम पे और नो साइक्लिक फ्लक्चुएशन। ये यहाँ थी इनिशियल पे, और फिर जब हमने ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट किया तो इनकम हमारी मूव हो गई जिससे हम न्यू इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए हैं। तो ये रीज़न ए है। सेकंड आ जाता है बी रीज़न। इसमें जब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में चेंज करते हैं तो इससे फ्लक्चुएशंस आती है इकोनॉमी में, ये डैम्प्ड साइकिल की तरह होती है, ये ऐसे अप एंड डाउन आ रहे हैं थोड़े 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 थोड़े, तो इसको डैम्प्ड साइकिल कहते हैं। जो ये जिसका एम्पलीट्यूड डिक्लाइन हो रहा है, ये कम हो रहा है ना, पहले ज़्यादा था, ये न्यू इक्विलिब्रियम में चल रहा है हमारा, कम होता जा रहा है और ये तब तक चलेगा जब तक डिसअपियर ना हो जाए। तो ये रीज़न बी हो गया। देन रीज़न सी, तो ये एक्सप्लोसिव साइकिल होता है, ग्रेटर एंड ग्रेटर एम्पलीट्यूड, जैसे उसमें छोटे छोटे, इसमें यहाँ बड़े बड़े हो रहे हैं, तो ये एक्सप्लोड हो जाता है, या तो दूर चला जाएगा इक्विलिब्रियम से या उसके पास आ जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा या डाइवर्ट चला जाएगा। ठीक है। देन आ जाता है हमारा डी रीज़न, ये इट कोज इनकम, इसमें भी इनकम अपर जाएगी या नीचे जाएगी, बट ये इंक्रीजिंग रेट। ए रीजन में था डिक्रीजिंग रेट पे, ये इंक्रीजिंग रेट में। ये सिस्टम कौन सा है, या तो एक्सप्लोड हो जाएगा या डाइवर्स हो जाएगी इक्विलिब्रियम से बाय इंक्रीजिंग अमाउंट से। ये आगे ना इनिशियल और सीलिंग आउटपुट। देन रीजन ई, ये स्पेशल केस होता है जिसके अंदर फ्लक्चुएशन कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, अब सारे कांस्टेंट में है, बराबर है, ना ही इक्विलिब्रियम के पास आती ना ही दूर जाती, ना ही ये डिसअपियर होता, ना ही एक्सप्लोड करते ना ही डिसअपियर, ये कांस्टेंट ऐसे ही चलता रहता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ टू कैटेगरीज, तो बिजनेस साइकिल के अकॉर्डिंगली दो कैटेगरीज आई थी, एक हिक्स ने दी थी एक हैंसन ने। तो हिक्स की फर्स्ट कैटेगरी थी, उसने मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर को कंबाइन किया था जिससे एक्सप्लोसिव साइकिल जनरेट होता है, और उसने पुट लिमिट भी लगा दी थी, सीलिंग लगा दी थी। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। देन सेकंड कैटेगरी हैंसन ने दी थी, वो उसने मल्टीप्लायर को दिया था विद वीक एक्सेलरेटर जो सिर्फ डैम्प्ड ऑस्किलेशन लाते हैं। तो एक्सप्लोसिव और डैम्प्ड का तो पता चल गया होगा। तो ये हमारा एक्सप्लोसिव है और ये हमारा डैम्प्ड है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है आज का। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें, और मैं नेक्स्ट वीडियो अभी कुछ दिनों में डाल दूंगी। बिजनेस साइकिल की अभी भी बहुत थ्योरीज पड़ी है, 4-5 थ्योरीज और है, तो मैं कोशिश करूंगी 2-3 दिन में एक और वीडियो डाल दूं बना के। तो पहले आपको ये वाले कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करने पड़ेंगे, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो समझ आएगी। मतलब नेक्स्ट वीडियो आ तो जाएगी समझ, बट अगर आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करना है तो आप प्लीज़ ये पहले वीडियोस को समझ लीजिए अच्छे से। टॉपिक थोड़े थोड़े ही है, शॉर्ट है, सिर्फ बेसिक्स है, तो वो पढ़ लो तो आगे के टॉपिक इजीली समझ आ जाएंगे। 6-7 आई थिंक 4-5 और है बिजनेस साइकिल की, तो वो मैं डालने की कोशिश करूँगी। थैंक यू। हिक्स थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल, हिक्स ने कंप्लीट बिजनेस साइकिल की थ्योरी दी है, तो ये सैमुअल्सन की थ्योरी पे ही बेस्ड है, बट इसने जो बताया वो रियल वर्ल्ड सिचुएशन पे है। इसने रियल वर्ल्ड सिचुएशन को देख के अपनी थ्योरी बनाई है। इसकी थ्योरी के अंदर जो मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर है उसमें उसने सर्टेन वैल्यू चूज़ की है, एमपीसी की और कैपिटल आउटपुट रेशियो की, जबकि सैमुअल्सन था उसने मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर की वैल्यूज़ क्या है वो नहीं बताई थी। तो हिक्स ने सर्टेन वैल्यू चूज़ की है एमपीसी और कैपिटल आउटपुट रेशियो की, और हिक्स ने कहा है कि जो वैल्यूज़ है वो किस में लाई करेगी, या तो रीज़न सी में या रीज़न डी में। वो कहता है अगर रीज़न सी में लाई कर रही है वैल्यू, तो जो बिजनेस साइकिल आएगा उसमें जो साइक्लिक मूवमेंट होगी उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा टाइम के साथ साथ। ठीक है, अगर रीज़न डी है तो उसके अंदर एक्सप्लोसिव अपवर्ड मूवमेंट जाएगी, मतलब ऊपर की तरफ जाएगी, और इनकम विदाउट ऑस्किलेशन के। हिक्स ने मेन क्या इनकॉर्पोरेटेड किया है उसकी एनालाइज में, रोल ऑफ बफर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी थ्योरी में, उसने बफर बताया है। ठीक है, बफर के अंदर उसने 2 सीलिंग बता दी, एक आउटपुट सीलिंग बता दी, एक फ्लोर और लोअर लिमिट बता दी। तो आउटपुट सीलिंग ये वाली है ऊपर वाली, ठीक है, सी, एंड जो लोअर एंड लिमिट है वो एल है। तो आउटपुट सीलिंग क्या कहती है कि जो रिसोर्सेज है वो फुल्ली एम्प्लॉयड है, जिसकी वजह से इनपुट
इनकम ना ही आउटपुट इससे ऊपर जा सकता, इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। और लोअर लिमिट है, हम आउटपुट इससे कम नहीं प्रोड्यूस कर सकते, ना ही इनकम हमारी कम हो सकती, क्योंकि ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट होती ही होती है। ठीक है। देन साइक्लिक फ्लक्चुएशन टेक प्लेस अबव एंड बिलो हिज। अभी बताया ना कि आउटपुट और इनकम है वो इस आउटपुट सीलिंग से ऊपर नहीं जा सकता और लोअर लिमिट से नीचे नहीं आ सकता। तो जो साइक्लिक फ्लक्चुएशन है इन दोनों के बीच में रहेगी। जो ई है वो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ ग्रोथ शो कर रहा है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और मैग्नीट्यूड ऑफ मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर से बिजनेस साइकिल डिटरमाइन होगा। ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम रेट ऑफ ग्रोथ कैसे डिटरमाइंड होगा, रेट ऑफ ऑटोनोमस इंक्रीज कितना आया और मैग्नीट्यूड ऑफ मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर से। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है इसके अंदर, वो है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, इनोवेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है। देन वो कहते हैं इकोनॉमी रीच कर रही है पॉइंट P0 पे, तो मतलब इकोनॉमी यहाँ है P0 पे, जो ई कर्व पे इक्विलिब्रियम ग्रोथ रेट पे है। एक्सटर्नल शॉक आने की वजह से ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, जिसकी वजह से नेशनल इनकम बढ़ी। नेशनल इनकम बढ़ी तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो एक्सेलरेशन इफेक्ट से बढ़ा, जिसकी वजह से P0 से P1 पे चले गए। ठीक है। देन फिर P1 पे आने के बाद फिर वो मल्टीप्लायर से और इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से इकोनॉमी यहीं पे ही रहेगी P1 से। देन थर्ड, इकोनॉमी इससे अबव तो जा नहीं सकती, आउटपुट सीलिंग है, क्योंकि इससे आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस कर नहीं सकते, इनकम ज़्यादा हो नहीं सकती। तो वो क्या करेगी, इकोनॉमी यहीं क्रॉल करेगी। क्यों क्रॉल करेगी, क्योंकि अब फर्दर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो चुकी है, तो फर्दर अपॉर्चुनिटी नहीं है और शॉर्ट टाइम के लिए इकोनॉमी P1 से P2 तक क्रॉल करेगी। फिर क्रॉल करेगी बट हमेशा के लिए क्रॉल नहीं करती रहेगी। अब यहाँ पे P2 से सीधा Q1 पे आ रहे हैं। वो कैसे आ रहे हैं, वहाँ पे शार्प डिक्लाइन आ गया इनकम में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम हुई तो कंजप्शन बढ़ गई, जिसकी वजह से इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और कम हुई, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कम हुई तो उससे कंजप्शन और ज़्यादा कम हो गई, जिसकी वजह से इकोनॉमिक में कॉन्ट्रैक्शन आ गया और बिजनेस साइकिल एक्चुअली में वर्क करने लग गया। तो इसमें यहाँ से जब P2 से स्टार्ट हुआ तो एक्सेलरेटर रिवर्स डायरेक्शन में चलने लगा, फिर वो ई पे आया, देन मल्टीप्लायर रिवर्स डायरेक्शन में चलने लगा, जिसकी वजह से Q1 पे इकोनॉमी आ गई, ये लोअर लिमिट पे आ गई। ठीक है। तो ये क्या था, इनकम और कंजप्शन कम होने से इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कम हुई, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कम हुई तो कंजप्शन कम हुई। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेटर रिवर्स डायरेक्शन में चलने लगा, जब रिवर्स डायरेक्शन में चला तो इनकम और कम हुई, इनकम कम हुई तो फिर से इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कम हुआ, वो किसकी वजह से, मल्टीप्लायर रिवर्स चलने लग गया। ठीक है। तो यही बता रहे हैं, जब वो डाउन स्विंग जब स्टार्ट होगा तो वो रिवर्स डायरेक्शन में चलने लगेगा। सिंस चेंज इन इनकम इज नेगेटिव है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी डिक्रीज होगी P2 से, ये मैंने अभी बता दिया है। तो ये यहाँ पे, तो ये हिग्स की थ्योरी है। ठीक है। देन हम करते हैं कार्डर की थ्योरी। तो कार्डर ने क्या, उसने ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट बताई थी, तो कार्डर ने सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन बताए हैं जो लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिटरमाइन करते हैं। इसमें कार्डर ने सेविंग और इन्वेस्टमेंट फंक्शन को पिकुलर शेप बताया है, मतलब लीनियर नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, पिकुलर शेप है। पिकुलर शेप मतलब एस शेप है। ठीक है। इसमें इन्वेस्टमेंट और ये सेविंग जब इंटरेक्ट करेगी तो 3 इक्विलिब्रियम पॉइंट आएंगे, तो 2 उसमें से स्टेबल होंगे और 1 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है। देन कार्डर इन्वेस्टमेंट फंक्शन। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करती है, इनकम पे और कैपिटल पे। जब इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इनकम के और इन्वर्सली रिलेटेड होगी कैपिटल स्टॉक के, मतलब इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो कैपिटल स्टॉक कम होगा। ठीक है। ये आ गई इन्वेस्टमेंट जो कि एस शेप में जा रही है। ठीक है, ये एस शेप में जा रही है। देन नोट करने की बात ये है कि जो एक्सेलरेटर प्रिंसिपल था उसमें जो इन्वेस्टमेंट थी वो किस पे डिपेंड कर रही थी, रेट ऑफ चेंज इन इनकम पे। ये याद रखने की बात है कि ये रेट ऑफ चेंज इन इनकम पे डिपेंड करती थी एक्सेलरेटर प्रिंसिपल पे, जबकि कार्डर का इन्वेस्टमेंट फंक्शन है वो किस पे डिपेंड करता था, लेवल ऑफ इनकम और इकोनॉमिक एक्टिविटी पे। ठीक है। लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर किस पे वो डिपेंड करता है, लेवल ऑफ एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट और एग्रीगेट आउटपुट और इनकम। जबकि हिग्स क्या कहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट है वो किस पे डिपेंड करती है, ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट पे, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, इनोवेशन,
बट उसने भी कैपिटल एक्यूमुलेशन नहीं बताया, ठीक है, कैपिटल एक्यूमुलेशन नहीं बताया, जिसकी वजह से उसकी जो इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व है वो लीनियर रह गई, ठीक है। देन काल्डर का मॉडल, तो वो कहता है जो कैपिटल एक्यूमुलेशन बाय राइजिंग प्रोडक्टिव कैपेसिटी, वो कहता है प्रोडक्टिव कैपेसिटी की बढ़ने से कैपिटल एक्यूमुलेट हुई, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट डिसीजन चेंज हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट नॉन लीनियर बन गई, ठीक है। काल्डर ने ट्रेड साइकिल को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, लो इनकम फेज, नॉर्मल इनकम फेज एंड रिलेटिवली हाई इनकम फेज। तो जिसके अंदर एमपीआई तीनों में अलग अलग है, 3 फेजेस में है। एमपीआई विल बी लो एट बोथ लो एंड हाई लेवल ऑफ इनकम फेज, वो कहते हैं एमपीआई लो है लो लेवल पे भी और हाई इनकम फेजेस पे भी। तो लो लेवल पे क्यों लो है, क्योंकि एक्सेस प्लांट कैपेसिटी है, ठीक है, प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज डिक्रीज हो रही है। और हाई लेवल पे क्यों लो है एमपीआई, क्योंकि हाई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, ठीक है। काल्डर का सेविंग फंक्शन, ये भी इनकम पे डिपेंड करता है, ये भी नॉन लीनियर पिकुलियर शेप है, एस टाइप, ठीक है। देन डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे डिटरमाइन होता है, तो ये ट्रेड साइकिल कैसे आता है, जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। लेवल ऑफ एक्टिविटी कैसे डिटरमाइन करती है, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और इनकम इसी से डिटरमाइन होगी, इंटरेक्शन ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट से। तो काल्डर ने केन्जियन की इक्वालिटी, जो केन्जियन ने यूज़ किया था प्लान्ड इन्वेस्टमेंट और प्लान्ड सेविंग, तो काल्डर ने भी यही यूज़ किया है। तो अभी जो 3 पॉइंट बताए थे, 2 स्टेबल एंड 1 अनस्टेबल, तो ये पॉइंट आ गया। पॉइंट ए क्या शो कर रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इनकम स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल है, और इकोनॉमी में रिसेशन या डिप्रेशन है। ये है पॉइंट हमारा ए नीचे, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ लो है। देन पॉइंट सी ये ऊपर आ गया, तो ये अनस्टेबल है, तो इसमें वो कहते हैं इकोनॉमी या तो अपवर्ड जाएगी या डाउनवर्ड जाएगी। देन पॉइंट बी ये भी स्टेबल है, यहाँ पे इकोनॉमी हाई लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इंजॉय करेगी, ठीक है। देन एक्सप्लेन करते हैं ये थ्योरी कैसे वर्क करती है। तो इसमें हमने जो ए और बी स्टेबल पॉइंट बताए हैं, वो इकोनॉमी शॉर्ट रन में स्टेबल रहती है, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो इकोनॉमी रिवॉल्व करती है, ए से बी, बी सी ऐसे करके रिवॉल्व होती है, ठीक है। एक्टिविटीज कंटिन्यू एट आइदर, किसी भी पॉइंट पे जा सकती है, ठीक है। तो वो अनस्टेबल से स्टार्ट करी है, तो वो कहते हैं हमने पॉइंट बी से स्टार्ट किया है, तो बी पॉइंट ये रहा जहाँ पे इकोनॉमी हाई लेवल ऑफ इनकम है, एम्प्लॉयमेंट है। पॉइंट बी के पे क्या हुआ, जो इन्वेस्टमेंट है वो हाई, मतलब दोनों इक्वल है, ठीक है। वो कहते हैं कैपिटल बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है, जिसकी वजह से अब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और नहीं है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट यहाँ अगर ऊपर जा रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट डाउन जा रही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रिस्ट्रिक्टेड हो गई, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट फॉल कर रही है और डाउनवर्ड जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। और दूसरी तरफ जो सेविंग है वो इंक्रीज कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, ड्यू टू हाई इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गई थी ना यहाँ पे, इसीलिए वो सेविंग अब अपवर्ड जा रही है और शिफ्ट अपवर्ड, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा है हाई एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, हाई इनकम है, कैपिटल स्टॉक बढ़ा, जिसके इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्टेड होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी, सेविंग बढ़ गई। और पॉइंट सी क्या हुआ, वो शिफ्ट कर गया लेफ्ट, तो शिफ्ट कर गया लेफ्ट में, और पॉइंट बी राइट में शिफ्ट कर गया, और दोनों कम क्लोजर आ गए, ठीक है। देन एज ए कॉन्सिक्वेंस ये कम, जब वो दोनों क्लोजर में आएंगे तो ये क्रिटिकल पॉइंट बन जाएगा, यहाँ पे बी प्लस सी ये दोनों इकट्ठे हो गए ना, तो ये वाला क्रिटिकल पॉइंट है। अगर ये दोनों पॉइंट डाउनवर्ड जाते हैं तो वो अनस्टेबल मानते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बी नीचे जा रहा है। अगर वो ऊपर जा रहे हैं तो वो स्टेबल माना जाएगा, अगर वो इकोनॉमी ऊपर जाएगी, ठीक है। ड्यू टू हाई सेविंग, अब हमें पता है इकोनॉमी में हाई सेविंग है, तो जिसकी वजह से इनकम फॉल कर रही है। इनकम फॉल जब तक करती जाएगी जब तक न्यू स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं आ जाए, मतलब या बी या सी दोबारा से अचीव ना हो जाए। तो पॉइंट ए रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, लो लेवल इक्विलिब्रियम और रिसेशन और डिप्रेशन। तो इकोनॉमी का ऊपर जाने का चांस बन नहीं रहा, तो वो नीचे ही आएगी, मतलब सी है वो हमारा नीचे आ गया, ठीक है, बी के साथ अटैच हो गया। अब इकोनॉमी फिर से चल ही रही है, अभी भी लॉन्ग टर्म की बात चल रहा है, तो अभी वो और नीचे आ रही इकोनॉमी। इन्वेस्टमेंट अभी भी इनसफिशिएंट है, क्योंकि जो कैपिटल में डेप्रिशिएट हुई है वो अभी भी इन्वेस्टमेंट कवर अप नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से दोबारा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अब स्टार्ट हो गई, क्योंकि काफ़ी टाइम से अब यहाँ से यहाँ तक आने में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं थी, ठीक है, सेविंग ही सेविंग थी। तो इकोनॉमी ने फिर से रिगेन किया खुद को और फिर से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ गई है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट फिर ऊपर की तरफ जाने लगी है और जो सेविंग है वो नीचे की तरफ आने लगी, ठीक है। तो
ऐसे ही हमारा दूसरा केस है, ये जो ए और ए प्लस सी वाला पॉइंट है, तो इसके अंदर क्या था, इकोनॉमी पहले ए पे थी, ठीक है, ए पे थी, यहाँ पे क्या था, इन्वेस्टमेंट बहुत कम थी, सेविंग भी कम थी, इनकम भी कम थी, एम्प्लॉयमेंट भी कम थी। तो जैसे जैसे फिर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे लोग, फिर इन्वेस्टमेंट हुई जिसकी वजह से फिर ऊपर जाने लगी, सी पे आ गई, फिर वो ऊपर चल जाएगी, तो ऐसे साइकिल वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा खत्म होता है आज का। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू। तो सबसे पहले ये थ्योरी पोस्ट केन्जियन एरा ने दी थी, इसने फ्रीडमैन ने दी थी, लेड ए रेवोल्यूशन इन मैक्रो इकोनॉमिक्स में लेके आया था, ठीक है। ये इसकी न्यू थ्योरी कहते हैं। ये मोनेटिस्ट थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल है। मोनेटिस्ट वर्ड जहाँ भी आ जाए ना तो वो मनी से रिलेटेड होती है। तो ये मोनेटिस्ट थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल है कि मतलब जो बिजनेस साइकिल है वो हमारा मनी से रिलेटेड है। तो इसमें कह रहे हैं कि जो फ्लक्चुएशंस आ रही है फ्रीडमैन के अकॉर्डिंग, तो वो मनी सप्लाई की वजह से आ रही है, कि मनी सप्लाई में इंस्टेबिलिटी आने की वजह से बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस आती है, जिसे मोनेटिस्ट थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल कहते हैं, ठीक है। इसने क्या बताया है कि जो मनी सप्लाई में जो चेंजेस आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, वो एक्सोनियस फैक्टर की वजह से आते हैं, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड में चेंज आता है, देन फ्लक्चुएशंस आती है। तो फ्रीडमैन ने कंसेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर भी दिया है। इसने स्टैटिकल रिलेशनशिप बताया है, चेंज इन मनी स्टॉक विद चेंज इन रियल इनकम, चेंज इन ये वाला है, चेंज इन वाई बाय चेंज इन एम। जबकि जो केन्स था उसने क्या दिया था, ऑटोनोमियस चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो चेंज इन वाई बाय ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो आपको याद ही होगा केन्स के वक्त मैंने जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर क्या बताया था, केन्स है उसमें फ्लक्चुएशन किसकी वजह से आ रही है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वजह से। देन सैमुअल्सन ने कहा था कि इन्वेस्टमेंट असलरेटर और मल्टीप्लायर की वजह से आती है। देन हिक्स ने क्या कहा था कि उसने सर्टेन वैल्यूज बताई थी और रीजन सी एंड डी में ही फ्लक्चुएशंस आती है। देन ये फ्रीडमैन आया था, न्यू क्लासिकल थ्योरी दी थी इसने, तो इसने क्या बताया है कि मनी सप्लाई की वजह से चेंजेस आती है, और मनी मल्टीप्लायर का भी कंसेप्ट दिया। इसने कहा कि मनी के चेंज होने से फ्लक्चुएशंस आती है, तो मनी के चेंज होने से एग्रीगेट डिमांड में चेंज आता है, जिसकी वजह से उसमें बिजनेस साइकिल में चेंज आ जाता है। तो मनी मल्टीप्लायर, वो कहते हैं जो मनी मल्टीप्लायर है वो ग्रेटर इंस्टेबिलिटी लेके आता है। जो मनी मल्टीप्लायर है वो डिपेंड करता है इंपोर्ट पे और डिग्री ऑफ टैक्सेशन पे। ये किस पे डिपेंड करता है, इंपोर्ट पे और डिग्री ऑफ टैक्सेशन पे। तो फ्रीडमैन ने फिर एक्सप्लेन किया है पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट से। पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट क्या होती है, मतलब कि हमारे टोटल रुपीज़ है, सपोज 100 रुपीज़ है, तो हमने कहाँ कहाँ वो स्पेंड करे है, तो वही पोर्टफोलियो होता है कि हमने कहाँ कहाँ अपनी सेविंग्स या कुछ भी है कहाँ कहाँ अपनी एडजस्टमेंट कर रखी है। जैसे कि बॉन्ड्स एंड इक्विटीज़ आ जाते हैं इसके अंदर, ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स आ जाते हैं, एंड देन कंज्यूमर गुड्स आ जाते हैं। तो फ्लक्चुएशंस इसी वजह से आती है कि जो मनी है वो मतलब मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, मनी सप्लाई ज़्यादा होती है तो बॉन्ड्स एंड इक्विटी में वो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है तो सेविंग कम हो जाती है, देन वो एग्रीगेट डिमांड पे इफेक्ट करती है, देन अब वो मनी सप्लाई पे आ रखी है ये बात। तो फ्रीडमैन ने दो बताए हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का अलग अलग बताया है। तो उसने लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई क्या बताई है कि वो किससे डिटरमाइंड हो रही है, रियल फैक्टर से, जैसे कि लेबर फोर्स से, कैपिटल स्टॉक से और इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी से। तो वो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो क्या है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, मतलब स्ट्रेट है, ठीक है। और जो फिशर ने जो फ्रीडमैन ने जो इक्वेशंस दी थी वो क्या थी, m इज इक्वल टू के पी वाई। तो ये m क्या था, मनी सप्लाई था, पी वाई था चेंज प्राइस, वो चेंज इन इनकम प्राइस मनी, ठीक है। तो मोनेटरीज एक्सप्लेन चेंज इन मनी सप्लाई को चेंज इन प्राइस एंड इनकम, ठीक है। तो मोनेटिस्ट ने यही एक्सप्लेन किया था कि जो मनी सप्लाई है वो किस पे डिपेंड करता है, ये प्राइस और इनकम पे, जबकि वो कांस्टेंट रहते हैं। और शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग, यानी ऐसे जाती है, सीधा जाती है। तो अपवर्ड स्लोपिंग शॉर्ट रन सप्लाई कर्व इम्प्लाइज बोथ प्राइस लेवल एंड एग्रीगेट आउटपुट, दोनों पे इफेक्ट डालती है। वो कहते हैं चेंज एस एग्रीगेट डिमांड, जब वो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व चेंज होते हैं उससे प्राइस लेवल और एग्रीगेट आउटपुट चेंज होते हैं, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हो जाती है अपवर्ड, एंड देन मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है।
तो वो सप्लाई कैसे इफेक्ट करती है एग्रीगेट डिमांड पे। मेन क्वेश्चन ये आ जाता है कि पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि मनी सप्लाई कैसे एग्रीगेट डिमांड पे इफेक्ट करती है, क्योंकि बाकी जितनी भी थ्योरी थी बिजनेस साइकिल की उसमें था कि इन्वेस्टमेंट कैसे एग्रीगेट डिमांड पे इफेक्ट करी है, देन वो आउटपुट पे इफेक्ट करी है, देन एम्प्लॉयमेंट पे, और ये कि मनी सप्लाई से इफेक्ट हो रही है एग्रीगेट डिमांड। तो क्या है इसमें, वो कहते हैं चेंज इन मनी सप्लाई कोस्ट चेंज। सबसे पहले मनी सप्लाई में चेंज आता है जिसकी वजह से बॉन्ड के प्राइस में चेंज आता है ड्यू टू रीएडजस्टमेंट। और जब बॉन्ड के प्राइस में चेंज आता है तो पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट होती है और एक्स्ट्रा मनी आ जाती है लोगों के पास। जब लोगों के पास एक्स्ट्रा मनी आ जाता है तो वो प्राइस न्यू बॉन्ड्स खरीदते हैं। जब वो बॉन्ड्स खरीदते हैं तो प्राइस अप हो जाता है बॉन्ड्स का प्राइस अप हो जाता है, जो जिससे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है। मतलब कि बॉन्ड्स की तरफ लोगों की इन्वेस्टमेंट हो रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कैसे होगी, चाहे प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है, मोर इन्वेस्टमेंट होगी तो डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। तो यही है कि मनी सप्लाई बढ़ी तो बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ी, बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ी तो लोगों ने ज़्यादा डिमांड करी, सप्लाई है नहीं, देन प्राइस बढ़ा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया। ठीक है, क्योंकि प्राइस बढ़ने से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना ही पड़ेगा। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ तो इन्वेस्टमेंट और बढ़ गई, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई एंड एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। तो ये तो था कि मनी सप्लाई एग्रीगेट डिमांड पे कैसे इफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो हम अब रिसेशन, जो मेन हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल, तो ये बिजनेस साइकिल में कैसे वर्क करता है, तो ये मोनेटिस्ट कैसे बताता है। तो हमने पहले ले लिया केस रिसेशन का। तो इसमें क्या बात करें कि जब इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है मनी की स्टॉक की वजह से, तो उससे एग्रीगेट डिमांड हमारी डिक्रीज हो जाती है और हमारी एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट कर जाती है डाउनवर्ड। जब हमारी एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट करती है डाउनवर्ड तो उससे प्राइस एंड आउटपुट कम हो जाते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है। ठीक है, जब हमारे एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट होते हैं तो उससे प्राइस एंड आउटपुट कम हो जाते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है और इकोनॉमी क्या एक्सपीरियंस करता है, रिसेशन। ठीक है, देन जब हमारी रिसेशन आता है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, मनी वेज रेट फॉल करते हैं। जब मनी वेज रेट फॉल करते हैं तो शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट करती है डाउनवर्ड, प्राइस लेवल कम हो जाता है उससे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम रीस्टार्ट होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट रिवील एट ए लोअर रेट और प्राइस लेवल पे एडजस्ट हो जाती है। तो कैसे था, मनी सप्लाई कम है, सप्लाई कम हुई तो एग्रीगेट डिमांड कम हुई, जिससे कि वो शिफ्ट हो गई एग्रीगेट डिमांड। मनी सप्लाई के कम होने से एग्रीगेट डिमांड कम हुई, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हो गई और प्राइस कम हो गई और जीएनपी भी कम हो गया और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, जिससे मनी वेज कम हुई। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, लोगों को अब मनी वेज बढ़ गई और एग्रीगेट सप्लाई, मनी वेज कम हो गई और एग्रीगेट सप्लाई भी कम हो गई और प्राइस और फुल एम्प्लॉयमेंट रीच्ड हो गया इकोनॉमी में। ठीक है, तो ये रिसेशन का केस था। एक्सपेंशन का केस क्या था, जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा और एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट होगी तो प्राइस बढ़ेगा, जीएनपी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, मनी वेज रेट बढ़ेगा और एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, तो ये थी थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल जो मोनेटिस्ट ने दी थी। इसने सारा अपना थ्योरी दी थी किस पे, मनी सप्लाई में चेंज आने से एग्रीगेट डिमांड में चेंज आ रहा है, रिसेशन एक्सपेंशन हो जाता है। एक्सपेंशन कब होता है, जब प्राइसेस बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे पहले ही बढ़ रहे हैं प्राइस, देन और बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कम हो रहे हैं तो और कम हो रहे हैं। तो ये थ्योरी थी। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। तो लुकास न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल, इसे न्यू क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं। इसने जो थ्योरी दी थी वो मोनेटिस्ट थ्योरीज की इम्प्रूवमेंट थी। जो फ्रीडमैन ने मोनेटिस्ट थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल दी थी उसकी इम्प्रूवमेंट थी। जो मोनेटिस्ट ने थ्योरी ने क्या कहा था कि मनी सप्लाई की वजह से बिजनेस साइकिल में फ्लक्चुएशंस आती है, तो लुकास क्या कह रहा है कि रेशनल एक्सपेक्टेशन है जो मेन रीज़न है फ्लक्चुएशन का। तो ये लुकास ने इंट्रोड्यूस कराया है न्यू कंसेप्ट रेशनल एक्सपेक्टेशन।
तो रेशनल एक्सपेक्टेशन क्या होता है? पीपल यूज ऑल अवेलेबल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू मेक इकोनॉमिक फोरकास्ट अबाउट प्राइस लेवल। रेशनल एक्सपेक्टेशन मीन्स कि लोग जो खुद ही एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि प्राइस लेवल ये होगा तो उनका नेक्स्ट स्टेप भी ये होगा। अगर प्राइस चेंज होगा तो वो अपने आप अकॉर्डिंगली डिमांड और सप्लाई को एडजस्ट कर लेंगे, तो उसे रेशनल एक्सपेक्टेशन कहेंगे। तो लुकास की थ्योरी ये भी कहती है कि ये सिर्फ मनी सप्लाई और गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी के ही बारे में नहीं उसने बताया, इसने इकोनॉमिक थ्योरी भी बताई है और ये कैसे काम करती है तो वो भी एक्सप्लेन किया लुकास ने। ठीक है, तो लुकास के अकॉर्डिंग क्या था कि ये अनएंटिसिपेटेड चेंजेस थे एग्रीगेट डिमांड के अंदर, जिसकी वजह से साइक्लिक फ्लक्चुएशंस होती है। तो एंटिसिपेटेड चेंज होते हैं, एक होते हैं अनएंटिसिपेटेड चेंज। एंटिसिपेटेड चेंज कौन से होते हैं? मनी स्टॉक, गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट एंड टैक्सेस, इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अनएंटिसिपेटेड चेंज कौन से होते हैं? इंटरनेशनल डेवलपमेंट में कोई चेंज आ गया जो एक्सपोर्ट के प्राइस को इफेक्ट करिए, फ्यूल को या अदर कमोडिटीज को इफेक्ट करिए, इसको अनएंटिसिपेटेड चेंजेस कहते हैं। तो लुकास ने क्या कहा है कि अनएंटिसिपेटेड चेंजेस आने से एक्सपेंशन या रिसेशन आता है और बिजनेस साइकिल वर्क करती है। तो लुकास के अकॉर्डिंग अगर इकोनॉमी में एंटिसिपेटेड चेंज आ रही है, मतलब एग्रीगेट डिमांड चेंज हो रही है एंटिसिपेटेड की वजह से, तो मनी एंड वेजेस खुद को एडजस्ट कर लेगी, खुद से ही एडजस्ट हो जाएगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन पीपल एस्टिमेट करेंगे फ्यूचर में कि मनी स्टॉक इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से इफेक्ट नहीं होगा आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट में। कैसे? कि जब एंटिसिपेटेड चेंज आ रहा है उसमें कैसे इफेक्ट पड़ेगा? जैसे एग्रीगेट डिमांड एडी और यहाँ पे है, ठीक है, देन क्या हुआ? एंटिसिपेटेड चेंजेस आया, एंटिसिपेटेड चेंजेस आने से एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हुई, देन सप्लाई भी शिफ्ट होगी, जिसकी वजह से ना आउटपुट इफेक्ट हुआ ना एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट हुआ, बस प्राइस इंक्रीज हुआ है। तो ये था एंटिसिपेटेड चेंजेस। ठीक है, ये एंटिसिपेटेड चेंजेस है। बट जो लुकास क्या कह रहा है उसके बारे में ये है, रिसेशन का केस चल रहा है कि अनएंटिसिपेटेड आ रहा है। अनएंटिसिपेटेड बताया था क्या होता है? अनएंटिसिपेटेड चेंज इन इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो एक्सपोर्ट के प्राइस को इफेक्ट करिए, जैसे फ्यूल है, अदर कमोडिटीज है। ठीक है, तो उसके डिक्रीज होने से एग्रीगेट डिमांड में चेंज आया, एग्रीगेट डिमांड में चेंज आने से मनी स्टॉक डिक्रीज हुई, जिस या तो मनी स्टॉक रीजन है या फिर एक्सपेक्टेड इम्पोजिशन ऑफ हायर टैक्स है, जिसकी वजह से वेज रेट विल नॉट राइज इन शॉर्ट रन। अब हमें पता है वेज रेट राइज नहीं होता शॉर्ट रन में, तो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो जो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व के मूव करेगी, जो एग्रीगेट डिमांड है उसी पॉइंट पे मूव करेगी, शिफ्ट नहीं करेगी, जिससे प्राइस लेवल फॉल हो जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। तो ये है, ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई दे रखी है, ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, और ये ईडी एस्टिमेटेड एग्रीगेट डिमांड। तो जब रिसेशन है, अनएंटिसिपेटेड डिक्रीज आया एग्रीगेट डिमांड में, तो ये एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट होकर बी पे आ गई, जिससे क्या हुआ? प्राइस कम हो गए, आउटपुट एम्प्लॉयमेंट सब कम हो गई। नहीं, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, आउटपुट और इनकम कम हुई है, प्राइस भी कम हुए हैं। तो ये किसकी वजह था? अनएंटिसिपेटेड डिमांड की वजह, अनएंटिसिपेटेड डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड किस लिए डिक्रीज हुई? ताकि मनी स्टॉक में डिक्रीज, जो मैंने मोनेटरी थ्योरी में भी बताया कि मनी स्टॉक की वजह से एग्रीगेट डिमांड, तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो अनएंटिसिपेटेड डिक्रीज आया है वो किस लिए आया? मनी स्टॉक में चेंजेस आने से एग्रीगेट डिमांड में चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से इकोनॉमी वर्क कर रही है। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में क्या था? शॉर्ट टर्म सप्लाई कर्व चेंज हो रही है, यहाँ पे नहीं हो रही, तो यहाँ पे स्ट्रेट है, यहाँ पे इसी पॉइंट पे मूव कर रहे हैं, पहले ई से बी आ गए, तो ये रिसेशन का केस है। ठीक है, तो ये रिसेशन का केस है। अभी ये बताया था कि चेंज इन एग्रीगेट डिमांड से एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट होती है, प्राइस कम हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई और सप्लाई में कोई चेंज नहीं आया। वो कहते हैं अगर एग्रीगेट डिमांड एंटिसिपेटेड है, तो अगर एग्रीगेट डिमांड एंटिसिपेटेड है तो प्राइस लेवल भी एक्सपेक्टेड टू बी फॉल होना चाहिए। देयरफॉर बट क्या हुआ? फर्म्स एंड वर्कर इमीडिएटली एग्री हो गए कि वो अपनी मनी वेज रेट को कम करेंगे। जब मनी वेज रेट कम होगी, दे विल प्रिवेंट द राइज इन रियल वेज, अब वो वेज रेट को, रियल वेज रेट को बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से वो अवॉइड करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज होने से। तो ये वैसा ही केस है कि एग्रीगेट डिमांड ऊपर चल गई तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आया, अनएम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज नहीं आया। उसमें क्या था? अनएम्प्लॉयमेंट में चेंज आ रहा था, बट इसमें अनएम्प्लॉयमेंट में चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देन इट इज ओनली, तो ये सिर्फ
अनएंटिसिपेटेड इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड होती है, जिसकी वजह से प्राइस लेवल फॉल करता है, जीडीपी कम होती है, बिलो द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो रही है और एम्प्लॉयमेंट राइज हो रही है। तो दिस रिसेशन इंक्रीज तब तक होएगा जब तक एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है, जब तक एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। देन आता है एक्सपेंशन का केस, अनएंटिसिपेटेड इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। जब अनएंटिसिपेटेड इंक्रीज होगी एग्रीगेट डिमांड में, किसकी वजह से, मनी सप्लाई की वजह से या फिर एक्सपोर्ट की वजह से या टैक्सेस को कम करने की वजह से, तो तब इनकम इंक्रीज हो जाएगी। जैसे वाई से Y2 पे चलेगी, एग्रीगेट डिमांड ऊपर चलेगी, बट सप्लाई में चेंज नहीं आया, अब प्राइस भी ऊपर चला गया और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई और इनकम बढ़ गई। तो ये क्या है, अनएंटिसिपेटेड इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। तो इससे इकोनॉमी विल मूव अलोंग द शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई कर्व में ही चलेगी, ठीक है। तो विच कोज राइज इन प्राइस लेवल, यही अभी जो मैंने बता दिया है डायग्राम का वही लिखा हुआ है। अनएंटिसिपेटेड एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हुई, प्राइस बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, सप्लाई में कोई चेंज नहीं है। तो ये कौन सा केस है, एक्सपेंशन का केस है। तो आज का टॉपिक हमारा खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू। क्या है मेजर सोर्स साइक्लिक फ्लक्चुएशन का, क्या है, शिफ्ट इन एग्रीगेट सप्लाई। तो आउटपुट है, आउटपुट में चेंज आने से एग्रीगेट सप्लाई चेंज हो रही है। एंड आउटपुट में कैसे चेंज आ रहा है, टेक्नोलॉजिकल शॉक की वजह से। वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजिकल शॉक मेन रीजन है, मेन फैक्टर है जिसकी वजह से साइक्लिक फ्लक्चुएशंस होती है। तो टेक्नोलॉजिकल शॉक्स भी क्या है, एक रियल फैक्टर है। तो रियल फैक्टर की वजह से एग्रीगेट सप्लाई में चेंज आया, एग्रीगेट सप्लाई में चेंज आने से डिमांड में चेंज आया, देन हमारा जो प्रोसेस है वो चल रहा है। तो ये तो हमारा मेन सभी बिजनेस साइकिल में सेम है कि एग्रीगेट डिमांड से ऐसे आउटपुट चेंज हुआ, प्राइस चेंज हुआ एंड वो सिस्टम चल रहा है। तो वो अब एग्रीगेट सप्लाई आ गई, देन अब क्या आ गया, रियल फैक्टर आ गया। तो अदर सप्लाई शॉक्स भी है, जैसे वर्ल्ड फ्यूल प्राइस है, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट इफेक्ट करता है, एक्सपोर्ट को टैक्सेस है। तो जो टेक्नोलॉजिकल शॉक्स है वो एक्सोनियस है, ठीक है, आउटसाइड है। रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी की इक्वेशन क्या कहती है, YT इज इक्वल टू ATF KT और LT, यहाँ K आएगा। तो Y क्या है, आउटपुट है, A टेक्नोलॉजी है, K कैपिटल है, L लेबर है हमारा। तो वो कहते पहले क्या थी, जो A थी वो कांस्टेंट थी, वो कहते नहीं, टेक्नोलॉजी हमारी चेंज होगी। अगर टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो इससे फैक्टर प्रोडक्टिविटी चेंज होगी, जिससे आउटपुट चेंज होगा, देन रियल GDP और एम्प्लॉयमेंट चेंज होगा। एंड यहाँ दो टेक्नोलॉजिकल शॉक्स आ जाते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव जब हमारी फैक्टर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी जिससे आउटपुट इंक्रीज होगा, नेगेटिव जब हमारी फैक्टर प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी एंड आउटपुट डिक्रीज होगा। तो जैसे हमें गिवन दे रखा है, प्रोडक्शन फंक्शन दे रखा है, लेबर दे रखी है, तो आउटपुट ये वाला यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। जब पॉजिटिव टेक्नोलॉजी लगी तो प्रोडक्शन फंक्शन शिफ्ट हो गई ऊपर, जिसकी वजह से हमारा जो आउटपुट है वो राइज होके Y1 पे चला गया, ठीक है। Y1 पे जाने से ये क्या मेजर कर रही है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। तो इनपुट्स की मेजर कर रही है, लेबर की बता रखी है। जब पॉजिटिव टेक्नोलॉजी लगेगी तो उससे क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ेगा तो रियल वेज रेट बढ़ेगी, जिसके रिस्पॉन्स से वर्कर और ज़्यादा काम करेंगे। जब वर्कर्स काम करेंगे तो उनको आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। जब वो आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे उनकी भी इनकम होगी। अब वो कैसे डिसाइड करेंगे कि कंजप्शन में कितना लगाना है, सेविंग में कितना लगाना है, तो वो कुछ पार्ट तो कंज्यूम कर लेंगे और जो एडिशनल पार्ट है वो सेव कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, सेविंग इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी राइज होगी। जब इन्वेस्टमेंट राइज होगी तो कैपिटल इंक्रीज होगी, तो कैपिटल इंक्रीज होगी तो आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी फ्यूचर के लिए। तो ये अगर नेगेटिव टेक्नोलॉजी है तो उल्टा चलेगा कि नेगेटिव टेक्नोलॉजी चली, मतलब नेगेटिव टेक्नोलॉजी से क्या होगा, हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है डिक्रीज हो जाएंगे, वर्कर कम काम करेंगे, आउटपुट कम प्रोड्यूस करेंगे, आउटपुट कम प्रोड्यूस करेंगे तो उनकी इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो उनकी कंजप्शन तो वही रहेगी, बट सेविंग कम हो जाएंगी, सेविंग कम हो जाएगी तो इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम, कैपिटल कम, तो आउटपुट कम। सो ऐसे ये नेगेटिव टेक्नोलॉजिकल का ये है। तो यही बता दिया कि पॉजिटिव टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो जिससे प्रोडक्शन फंक्शन शिफ्ट हो गई, आउटपुट राइज हो गया
मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इंक्रीज, रियल वेज रेट इंक्रीज, उनकी कंजप्शन एंड सेविंग बढ़ी जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़ी, देन कैपिटल बढ़ी, देन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट बढ़ी। तो ये कौन सा केस आ जाता है? एक्सपेंशन का। तो यही सेम केस है, टेक्नोलॉजिकल शॉक किसको इफेक्ट कर रहा है? रियल जीडीपी को और प्राइस को। जब पॉजिटिव टेक्नोलॉजिकल राइज होगा तो लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, उनकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी फिर फर्दर इंक्रीज करेगी जीडीपी, और उससे एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट होगी। जब एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट होगी तो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई तो सेम ही है, और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट होगी राइटवर्ड जाएगी। जब एग्रीगेट सप्लाई चेंज होगी तो उससे क्या होगा? कंजप्शन एंड सेविंग में इफेक्ट पड़ेगा। जब सेविंग इफेक्ट होगी तो इन्वेस्टमेंट में होगा, जिससे एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट होगी, एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट होगी तो प्राइस और जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट में फ़र्क आएगा। तो ये कौन सा केस है? इकोनॉमिक एक्सपेंशन का। तो इसमें ये बात करी हुई है, नोट है कि ये याद रखने की बात है, शॉर्ट टर्म सप्लाई कर्व हमारी इसमें देयर इज़ नो, कोई शॉर्ट टर्म सप्लाई कर्व नहीं होती, क्योंकि जो मनी वेज रेट है वो क्वाइट फ्लेक्सिबल है, वो इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए रियल वेज रेट है जो लेबर मार्केट में इक्विलिब्रियम बना के रखती है। देन रिसेशन का केस जो मैंने अभी बता दिया, नेगेटिव टेक्नोलॉजी से चलेगा। जब नेगेटिव टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो लेबर की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी, उससे एम्प्लॉयमेंट कम होगी, जीडीपी कम होगी एंड सप्लाई कर्व शिफ्ट होगी लॉन्ग रन, जो कि वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये जरूर याद रखना, नेगेटिव जो सप्लाई कर्व होती है लॉन्ग रन वो वर्टिकल होती है, देन वो शिफ्ट होगी तो एग्रीगेट डिमांड भी शिफ्ट होगी। जब एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट होगी तो उससे जीडीपी कम होगी, एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी और प्राइस भी कम होंगे। ये हमारा रिसेशन का केस है। तो आज का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।